मौत का सौदागर, नीच, चोर और अब मां को गाली। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है और इस बार सारी मर्यादाएं लांघ दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को भी नहीं बख्शा गया और इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी किया है। वो 2 कदम आगे बढ़ गईं और उन्होंने यहाँ तक, यानी कि इस पूरे तूल को हवा देते हुए यहाँ तक कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह का सिर काट कर रख देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के नाम पर, क्या एक बार फिर से वो विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? और क्या बिहार चुनाव में, क्योंकि महज 3 महीने बिहार चुनाव में रह गए हैं, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बार फिर से ये टर्निंग पॉइंट बिहार में बीजेपी के लिए साबित होगा? क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी की मां से जुड़ा हुआ है, वो भी दिवंगत मां से। महज 3 महीने बाकी रह गए बिहार विधानसभा चुनाव में और दरभंगा में महागठबंधन की जो रैली है उसमें कांग्रेस नेता के मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह से खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को टारगेट करके गाली दी जाती है, उससे पूरी राजनीति में, यानी कि पूरे बिहार की राजनीति में, कहें कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस के नेता से पहले जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उन्होंने तो इस पूरे बयान को निंदनीय बताया और साफ तौर पर इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, वो कहते हैं कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है उस यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लाया गया है। तो खेड़ा साहब, मंच आपका, कार्यकर्ता आपका, तो ध्यान दूसरे दल कैसे भटका सकते हैं? आपका अपोजिशन यानी आपका विपक्ष यानी कि बीजेपी कैसे भटका सकती है? ये बड़ा सवाल आता है। लेकिन इसमें भी सुप्रिया श्रीनेत और 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं। वो कहती हैं कि बीजेपी भाषा पर ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। शमा मोहम्मद जो उनकी प्रवक्ता है वो कहती हैं भाषा पर ज्ञान केवल विपक्ष को क्यों? हो सकता है कि बीजेपी, और होता है ये तो कई बार होता है, बीजेपी के नेता भी उस मर्यादा को लांघते हैं, लेकिन क्या उस मर्यादा के नाम पर दिवंगत मां को या किसी की भी मां को गाली देना कहीं से भी उचित लगता है? इस पर अपने कार्यकर्ता के खिलाफ या अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन ना लेते हुए कांग्रेस के नेता उल्टा पलटवार कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं वो सवाल मैंने उठाया शुरू में ही, क्या ये सेल्फ गोल साबित नहीं होगा विपक्ष के लिए? क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित नहीं होगा बीजेपी के लिए? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पूरे मुद्दे को मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये क्यों होगा। ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा। लेकिन महुआ मोइत्रा का जो मैंने कहा वो क्या कहती हैं वो सुनिए। महुआ मोइत्रा घुसपैठिए से, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिसने गाली दी वो इत्तेफाकन से मुस्लिम निकलता है, उसको उन्होंने घुसपैठी से जोड़ा और वो कह रही हैं कि भारत की सीमा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर बाहरी देश के लोग यहाँ आकर, यानी कि उस कार्यकर्ता को भारी बता रही हैं, आकर हमारी माँ बंदूकों आँख दिखा रहे हैं और हमारी ज़मीन ले रहे हैं, तो सबसे पहले, ये लाइन सुनना, सबसे पहले अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। अब वो उस घुसपैठिए के लिए अमित शाह का सर काटने की बात कर रही हैं, जिनका वो खुद संसद में समर्थन करते हुए आई, जिसका विरोध खुद उनकी पार्टी की नेता यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, 2005 में संसद के सदन में उन्होंने खुद विरोध किया था और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि किस तरह से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ गए हैं। उन घुसपैठियों का नाम बांग्लादेश की लिस्ट से मिलता जुलता है। लेकिन जब एसआईआर की बात आती है, उन घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसी का विरोध करते हुए वो संसद में आई और आज तो उन्होंने अपनी भी सीमाएं लांघ दी और कानूनन आप देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार ये सेल्फ गोल कैसे साबित होगा, तो इतिहास गवाह है। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव का आप उदाहरण देख लीजिए। इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलिए, 2007 तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसमें कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, वो वहाँ जाकर उन्होंने
जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको टारगेट किया और कहा कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान, डर और मौत के सौदागर हैं। और ये मौत का सौदागर जैसे उन्होंने बोला, वो टर्निंग पॉइंट गुजरात में बीजेपी के लिए साबित हुआ और बीजेपी की सरकार 117 सीटों पर आई। हालांकि कुछ सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन जो ज़्यादा सीटों का नुकसान हो सकता था वो मौत के सौदागर ने उस पूरे टर्निंग पॉइंट को बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट बनने का काम किया। हालांकि कांग्रेस इसमें 51 से 59 सीटों पर जरूर, यानी कि 8 सीटों पर उसको फ़ायदा जरूर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इस लहर के चलते, इस गुस्से के चलते गुजरात में चुनाव में जीत गई। इसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना कैंडिडेट एनडीए ने घोषित किया, बीजेपी ने घोषित किया, तो सपा के कद्दावर नेता थे बेनी वर्मा, उन्होंने पागल कुत्ते से तुलना नरेंद्र मोदी की कर दी और कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते से प्रदूषित ना होने दें। उसी दौरान 2014 में जब चुनाव शुरू हो गया, उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने भी उनको कहा कि ये चाय वाले को जगह हम दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कुर्सी खाली नहीं है। और सोनिया गांधी तो और आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि जहर की खेती करने वाला नरेंद्र मोदी को बताया नहीं, 2002 के दंगों से जोड़ते हुए उनको बताया। नतीजा क्या हुआ? ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी, यानी कि जब जब उनको गाली दी गई तब तब उसका फायदा बीजेपी को मिला। इससे भी आगे बढ़ते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बहुत कांटे की टक्कर गुजरात विधानसभा चुनाव में 2017 के दौरान मानी जा रही थी, कांग्रेस और बीजेपी, और ज़्यादातर लोग मान के चल रहे थे कि इस बार कांग्रेस जीत जाएगी और गुजरात में सरकार बना लेगी। लेकिन तब एक बार फिर से मणिशंकर आते हैं और नीच किस्म का आदमी नरेंद्र मोदी को बताते हैं। नतीजा क्या होता है? प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बताते हैं। नतीजा फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी बहुमत फिर से बीजेपी का वहाँ पर आ जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि राहुल गांधी ने कैंपेन शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है का नारा उन्होंने लगाया। उसके जवाब में बीजेपी का पलटवार सबको पता है कि सब ने मैं हूँ चौकीदार का नारा लगाया। ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वहाँ पर बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेता, सब मैं हूँ चौकीदार, उस नारे का, जो चौकीदार चोर है का नारे का था, उसका पलटवार किया गया। और अधीर रंजन ने उनकी नाली से कीड़ा की, उसका भी नतीजा सबके सामने है। 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत कर लाई, यानी कि अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी पार्टी बनी। ये कांग्रेस के समय में, राजीव गांधी के समय में हुआ था, लेकिन उसके बाद ये हुआ। फिर 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव सबके सामने है, अभी ज़्यादा समय उसको हुआ नहीं है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, अब प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने क्या कहा कि रावण की तरह 100 सिर हैं नरेंद्र मोदी के। उसके बाद का भी नतीजा 2/3 की बहुमत, यानी 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में काबिज हो गई। 2024 चुनाव में आरजेडी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री, यानी कि पूर्व कई जो लालू यादव हैं, उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार नहीं है। उसके बाद फिर कैंपेन शुरू हुआ कि मैं हूँ मोदी का परिवार, ये कहते हुए आया, और उसका नतीजा क्या हुआ? हालांकि सीटें कम जरूर आई, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो बार बार यही सवाल कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, इसमें एक अपवाद भी है। कर्नाटक 2023 का जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द बोले गए। हालांकि उस बार वहाँ का फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिला, वहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन बाकी की जगह आप देखें, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, जहाँ जहाँ बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा मिला, वहाँ पर सरकार बनाई। एक कर्नाटक को छोड़ दें तो। लेकिन अब क्योंकि एक बार महज 3 महीने रह गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और शाह से लेकर नड्डा तक पूरी बीजेपी पलटवार करने में लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा मुद्दा है जो नैया पार कर सकता है। और ऐसे में विपक्ष समझ नहीं पा रहा, वो अभी भी जो तर्क देने चाहिए उन तर्कों की जगह कुतर्क देते हुए नजर आ रहा है। और एक तरह से अब बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तबके से आते हैं उस तबके में ये बड़ा मैसेज, राजनीतिक मैसेज देगा कि पिछड़ों का और अति पिछड़ों का सम्मान, जो अपमान है वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनकी माँ को भी, दिवंगत माँ को भी नहीं बख्श रहे। तो ऐसे में कोई बहुत
बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिले और आने वाले समय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को उछालने का काम करेंगे, जिससे उनका जो वोटर और खासकर वो वोटर जो पिछड़ा और अति पिछड़ा माना जाता है उसका फायदा बीजेपी को मिल सके।